वेलकम बैक। मग तुम्ही कशा आहात? आप कैसे हो? नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैं एकदम मस्त टकाटक। बट यार ये जो टकाटक वाला फ़ोन है ना, इसको हम भूलते ही जा रहे हैं। आजकल बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में अंडर 25,000 के अराउंड, और इस फ़ोन की प्राइस भी हमें 22,000 ही देखने को मिलती है और स्टार्टिंग में 25,000 थी। फ़ोन कौन सा है? यह है iQOO का G7 Pro। ऑलमोस्ट नहीं यार, 6 महीने हो चुके हैं ये फ़ोन हमारे पास है और अलग अलग टेस्ट हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। और एंड्रॉयड 14 का भी अपडेट इसके अंदर आ चुका है और अभी करंटली ये फ़ोन 22,000 के आसपास मिल रहा है। तो मुझे लगा कि इसका एक फुल फाइनल रिव्यू वीडियो जरूर बनाना चाहिए। और हमारे पास iQOO G9 भी है और नथिंग फ़ोन 2 भी है। तो हाँ यार, इसके मुकाबले ये फ़ोन कहाँ पे स्टैंड आउट करता है ये भी आपको टकाटक पता चल जाएगा। उतना ही नहीं, हम बीच बीच में iQOO G9 के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो आपका ये जो कन्फ्यूजन था ना कि iQOO G9 लिया जाए या Z7 Pro लिया जाए, ये भी बिल्कुल आज की इस वीडियो से खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को यार कहीं भी मिस मत करना, क्योंकि यार आपके पैसों का सवाल है तो वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। देखो, प्राइस तो मैंने बता दिया, बट iQOO G7 Pro का जो बेस वेरिएंट है ना, ये हमें 8GB 256GB के साथ देखने मिलता है, जिसकी प्राइस 22,000 है। और इसका जो हायर वेरिएंट है ना G9 का, ये 8GB 256GB हमें 20,000 के आसपास देखने मिलता है। मतलब दोनों में लगभग 2,000 का ही डिफरेंस है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें G7 Pro एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, तो कुछ चीज़ों में G9 भी आगे है। बट आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की। देखो यार, यहाँ पे हमने G7 Pro को जितना यूज़ किया, डिज़ाइन यार बहुत ज़्यादा स्लिम है, वन हैंडी है। और जो बैक है ना, ये हमें ग्लास का देखने मिलता है। उतना नहीं, यहाँ पे मैट फिनिश है और अभी तक एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आई। इवन मैं 6 महीने के बाद फ्लिपकार्ट के साथ इसको एक्सचेंज भी करता हूँ ना, तो फुल वैल्यू मुझे मिलेगी, क्योंकि यार कहीं भी स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर, ना बैक पे है ना साइड फ्रेम के ऊपर है। हाँ, जो साइड फ्रेम है ये हमें पॉलीकार्बोनेट की देखने मिलती है। अभी यार बहुत सारे फ़ोनों के अंदर इस प्राइस रेंज में यही आती है। बट अच्छी बात ये है कि सामने के साइड से हमें कर्व एमुलेट डिस्प्ले देखने मिलता है, जो यार 22,000 में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, लावा ब्लेज कर्व प्रोवाइड करता है कम प्राइस में, बट उसके बाद यही कम प्राइस वाला फ़ोन है जिसके अंदर हमें कर्व एमुलेट डिस्प्ले देखने मिलता है। बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आगे मैं वीडियो में बात करूंगा। बट यार बेजल्स देख लेना, कितने ना के बराबर बेजल्स देखने मिलते हैं। और यहाँ पे G9 की बात करें तो बेजल्स थोड़े से बड़े हैं टॉप के और बॉटम के, और उसके साथ G7 Pro को कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे सामने के साइड से G7 Pro बेटर फील होता है कर्व डिस्प्ले होने की वजह से। और लाइट वेट भी है, जैसे कि बताया। हाँ, NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बट IP54 के रेटिंग के साथ ये भी आता है। तो नॉर्मल वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, बट पानी के अंदर डूबाना मत। अब यार आप iQOO G7 Pro और G9 को हाथ में पकड़ते हो ना, तो हाँ ज़्यादा प्रीमियम मुझे G7 Pro फील हो रहा है। वैसे G9 की भी डिज़ाइन बुरी नहीं है, इसकी भी डिज़ाइन अच्छी है, बिल्कुल उंगलियों के वगैरह निशान इसके ऊपर भी नहीं आते। बट ओवरऑल डिज़ाइन आप देखते हो तो हाँ, डेफिनेटली G7 Pro बेटर है। अब बात आती है इसके डिस्प्ले की। का एमुलेट 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले है और वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ब्राइट फील होता है आउटडोर में भी और इंडोर में भी। उतना ही नहीं, 4K HDR वीडियोस वगैरह आप प्लेबैक करते हो तो ज़्यादा ब्राइट फील होता है। इवन आप नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10 की वीडियोस भी इसके अंदर प्लेबैक कर सकते हो। और यूट्यूब के ऊपर हमने 4K HDR वीडियोस भी देखी। हाँ, फ्रेम्स वगैरह स्किप नहीं करता, प्लेबैक स्मूथ देखने को मिलता है। रही बात ओवरऑल वीडियो क्वालिटी की, तो यार ये सच में अच्छी है। इस तरह रेंज में जितने फ़ोन आते हैं ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि टॉप नॉच है इसका भी डिस्प्ले, क्योंकि जितना हमने वीडियो को एक्सपीरियंस किया था, डीप ब्लैक वगैरह देखने मिलता है, कलर्स वगैरह उभर के निकल के आते हैं। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी और कर्व होने की वजह से भी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। बट कर्व डिस्प्ले होना, अब किसी को ये पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है इसकी, वो है कि इसका फिंगरप्रिंट का स्पीड कितना फास्ट है यार, इतने क्विकली ये अनलॉक कर लेता है। यहाँ पे जो हैप्टिक्स है ना, ये हमें मीडियम देखने मिलती है, मतलब थोड़ा सा घुरघुर टाइप इफेक्ट उनसे क्रिएट होता है। हाँ, यहाँ पे बात करें स्पीकर की, तो एक ही स्पीकर है बॉटम में, ये लाउड है। बट इस प्राइस रेंज में आप देखते हो ना, तो बहुत सारे फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आता है और iQOO को यार ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था। इवन यहाँ पे जो Z9 है ना, इसके अंदर भी हमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलता है। तो ये iQOO की चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आने वाली सीरीज के अंदर ये ड्यूल स्टीरियो स्पीकर को ऐड कर रहे। बट हाँ, कहीं ना कहीं G7 Pro के अंदर ये जो सिंगल स्पीकर है, इसकी कमी आपको महसूस होगी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको स्पीकर का कंपैरिजन करवा के दिखा देता हूँ, तो इससे आपको और बेटर आइडिया लग जाएगी। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to
Never wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. तो डेफिनेटली यार ये जो सिंगल स्पीकर है ना, हाँ आउटपुट तो है थोड़ा सा लाउड, बट यार ड्यूअल होता तो मज़ा आता। बट G9 के स्पीकर ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू G7 Pro। रही बात यहाँ पे 5G की, तो 10 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, और जितना हमने टेस्ट किया ना, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है 5G के अंदर। स्टेबिलिटी वगैरह 5G की सही देखने मिलती है, और इंटरनेट का स्पीड भी सही आता है, इवन 4G प्लस के साथ आता है। हाँ 5G के अंदर ONR नहीं है, नॉर्मली कॉल वगैरह आता है तो फ़ोन 4G पे शिफ्ट होता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब आपको लगेगा कि 6 महीने के बाद मतलब एंड्रॉयड 14 का भी अपडेट आ चुका है, तो उसके बाद परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड आया है कि नहीं, और जो नया G9 आया है और उसमें भी सेम प्रोसेसर Dimensity 7200 देखने मिलता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है कि नहीं। देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। और लास्ट वीडियो में थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी, उसके रिगार्डिंग भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। लाइक कर सकते हो, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी फटाफट कर लेना। देखो चीज़ ऐसी है कि Dimensity 7200 के 3 फ़ोन है अभी, जैसे कि नथिंग फ़ोन हो गया, iQOO G9 और iQOO G7 Pro, तीनों के अंदर सेम प्रोसेसर देखने मिलता है, और तीनों के अंदर हमने AnTuTu 10 को भी रन कर लिया। तो यहाँ पे यार जो रिजल्ट्स आ रहे थे ना AnTuTu के, सबसे ज़्यादा G7 Pro के ही थे, लगभग 7,38,000 के आसपास देखने मिल रहे थे, और G9 लगभग 7,25,000 के अराउंड देखने मिल रहा था, और 6,25,30,000 के आसपास नथिंग आ रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो iQOO ने Dimensity 7200 को यूज किया है, दोनों फोन के अंदर मतलब iQOO के दोनों फोन के अंदर सेम देखने को मिलता है। तो AnTuTu के स्कोर के अंदर तो दोनों iQOO के फोन के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस डेफिनेटली आता है वीडियो रेंडरिंग के अंदर। बताता हूँ आगे। बाकी CPU थ्रोटलिंग की बात करें, दोनों के भी ग्राफ हमें ज़्यादा स्टेबल देखने मिलते हैं। और रही बात CPU थ्रोटलिंग की, तो यहाँ पे जो G7 Pro है ना 88% की परफॉर्मेंस देता है, और जो एवरेज GIPS स्कोर है ना 2,28,000 के आसपास देखने मिलते हैं। और हमने G9 के भी देखे थे तो 95% की परफॉर्मेंस है, और एवरेज GIPS स्कोर 2,27,000 के आसपास देखने मिलते हैं, और ग्राफ दोनों के भी स्टेबल है। बट रही बात UFS स्टोरेज की, दोनों के अंदर 2.2 देखने मिलता है। और अब बात आती है KineMaster ऐप की। देखो जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था ना कि iQOO G9 वर्सेस नथिंग फोन 2A, उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि नथिंग फोन के अंदर हमने ना 1080p 30 fps के अंदर ही वीडियो को रेंडर किया था। और हाँ 3-4 व्यूवर्स का ऑब्जर्वेशन बहुत सही था, उन्होंने कमेंट किया, उसके बाद हमने B-rolls वगैरह चेक किए, तो हाँ, और उसके बाद हमने रीटेस्ट भी किया। तो यहाँ पे ना क्लियर कट iQOO G9 विनर होता है, और नथिंग फोन 2A को ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि हमें लगा कि यार ये चीज़ें सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, और हमारा जो भी मिस्टेक है हम एक्सेप्ट करते हैं, और फिर हमने रीटेस्ट किया, तीनों फ़ोन को एक साथ रखा, नथिंग फोन 2A, iQOO G9 और iQOO G7 Pro, और तीनों के अंदर हमने KineMaster ऐप पे सेम लेंथ का वीडियो क्रिएट किया। तीनों के अंदर 2K तक वीडियो को एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, बट हमने 1080p 60 fps और हाई बिट रेट पे सेम टाइम पे वीडियो को एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया। तो यार रिजल्ट देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। कैसे? iQOO G9 ने लगभग 1 मिनट 18 सेकंड के अंदर ही वीडियो को फिनिश किया, नथिंग फोन 2A ने 1 मिनट 39 सेकंड लगाए, जबकि iQOO G7 Pro ने 1 मिनट 42 सेकंड लगाए वीडियो को वही सेम फिनिश करने में। तो डेफिनेटली यहाँ पे यार iQOO G9 हल्का सा बेटर फील होता है परफॉर्मेंस के अंदर, इन तीनों के साथ आप कंपेयर करते हो तो। बट एक बात यह है कि G7 Pro के अंदर एंड्रॉयड 14 आने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं हुआ है, ये आपको गेमिंग से भी पता चल जाएगा। जैसे कि यार हम BGMI ही टेस्ट करते हैं, और BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम देखने मिलता है, इसके अंदर भी। और 60 fps में जितना हमने टेस्ट किया, पहले ना जायरो थोड़ा रिवर्स होता था, वो इशू ऑलमोस्ट अभी एंड्रॉयड 14 के बाद ये फिक्स हो चुका है। और कर्व डिस्प्ले होने की वजह से कभी कभी मल्टी टच मतलब जायरो रिवर्स वगैरह होना, ये इशू आते हैं। बट हाँ पहले थोड़े ज़्यादा थे, बट आज के टाइम पे ये कम हो चुका है। और फ़ोन को जितना हमने टेस्ट किया BGMI के अंदर लगभग 55 to 60 fps के बीच में इसके FPS रहते, तो मॉडरेट से अबव आप इसके अंदर गेमिंग कर सकते हैं। स्पेशली मैं BGMI की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें सही है। और फ़ोन हीट भी नहीं होता है, और इस फ़ोन के साथ आप गेमिंग खेलते हो तो आपका भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो नीचे आप जरूर शेयर कर सकते हो। रही बात यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो एंड्रॉयड 14 के बाद क्या क्या चेंज हो चुका है। देखो पहले FunTouch OS 13 था, अभी FunTouch OS 14 हो चुका है, और हाँ क्विक टॉगल वगैरह नया आ चुका है, और फीचर्स तो यार भर भर के अभी भी मिलते हैं। रही बात की जिटरनेस की,
तो पहले थोड़ी ज़्यादा थी बट आज के टाइम पे थोड़ी सी कम हो चुकी है। हाँ, कभी कभी एनिमेशन में जिटर फील आता है बट पहले थोड़ा ज़्यादा महसूस होता था, आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जैसे कि मैंने कुछ ऐप ओपनिंग क्लोजिंग करके भी देखी तो एनिमेशन स्मूथ फील होते, बट कैमरा ऐप वगैरह आप ओपन करते हो तो हल्का सा कभी कभी जिटर आता है, तो ये बहुत सारे फ़ोनों में आता है। बाकी हाँ, ऐप ओपनिंग की मैंने बात की तो मैंने G9 के साथ भी ऐप ओपनिंग की थी, तो नॉर्मल ऐप्स वगैरह फटाफट दोनों भी फ़ोन कर लेते हैं, बट हेवी ऐप्स आते हैं जैसे कि BGMI मैंने ओपन करके देखा था, 2 बार ओपन करके देखा था तो G9 पहले ओपन कर रहा था। बट ओवरऑल एंड्रॉइड 14 के बाद मुझे एक चीज़ नोटिस हो रही कि फ़ोन पहले जैसे कि ऐप ओपनिंग में थोड़ा सा टाइम लगाता था, अभी थोड़ा सा ये फास्ट हो चुका है। और रही बात ब्लोटवेयर एंड एड्स की, तो ब्लोटवेयर के साथ आता है, मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे। और एड्स की बात करें, कभी कभी आप प्ले स्टोर से कुछ इंस्टॉल करते हो ना, तो यार इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐप्स के रिकमेंडेशन आते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब फोन सेटअप करते हो ना, तभी जो रिकमेंडेशन वगैरह होते हैं उनको ऑफ कर देना। अदरवाइज ये सेटिंग आप मिस करते हो तो इनका जो आई मैनेजर है इसको ओपन कर लेना और उसके बाद इसके सेटिंग में जाना और यहाँ पे ना सिक्योरिटी स्कैन, मोर सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह जो देखने को मिलते हैं, इनको एग्री करके यहाँ पे जो भी अपडेट वगैरह है, सिक्योरिटी स्कैन नॉट बी परफॉर्म फॉर, ऐसा जो सेटिंग्स आते हैं ना, उनको सारे जो भी सेटिंग्स है ना यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना। उसके बाद इनका जो वी स्टोर ऐप है ना, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन बंद कर देना। ये नोटिफिकेशन भेजता रहता है, तो यहाँ पे कहा गया वी स्टोर ऐप, तो वी स्टोर ऐप के ऐप इन्फो में आना और यहाँ पे ना इसको फोर्स स्टॉप कर देना। उसके बाद आप प्ले स्टोर से वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो बिल्कुल आपको ऐप्स के रिकमेंडेशन वगैरह नहीं आएंगे। उसके बाद ना फोन में ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ एड्स आ रही है या नोटिफिकेशन आ रही है। रही बात 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की, जितने ऐप्स के अंदर हमने टेस्ट किया सबके अंदर 120 हर्ट्ज चलता है, नहीं चलता है तो आप फोर्सली भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात बग्स की, एंड्रॉयड 14 के बाद मुझे इसके अंदर बग्स नोटिस नहीं हुए, और हाँ बग्स वगैरह होते हैं तो मैं बता देता बट नहीं नोटिस हुए। रही बात फीचर्स की, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलता है, बहुत सारे एनिमेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और इनका खुद का डायलर देखने मिलता है, तो इससे आप इजीली कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आजकल यार बहुत सारे फोन कॉल रिकॉर्डिंग के साथ आ रहे हैं, तो ये चीज़ें सही है। मतलब ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड 14 के बाद गूगल डायलर आ गया, इनका खुद का ही डायलर देखने मिलता है। रही बात प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो ये मोशन बेस्ड है, यहाँ पे यार फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए था। कॉल स्क्रीन को तो ये बंद कर देता है, बट कभी कभी हाँ बंद करना भी भूल जाता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें है। बाकी 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएंगे। मतलब ऑलरेडी एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहाँ पे आ चुका है एंड्रॉयड 13 से 14, मतलब एंड्रॉयड 15 का एक अपडेट बचा है। और यहाँ पे ना G9 की आप बात करते हो तो ये ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आया है, मतलब इसके अंदर 15 और 16 मिलेंगे, मतलब 1 साल का एक्स्ट्रा सपोर्ट अभी G9 के अंदर है एज कम्पेयर टू G7 Pro। बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर को आप देखते हो ना, तो iQOO यार बहुत ज़्यादा फटाफट अपडेट प्रोवाइड करता है, और कुछ बग वगैरह होते हैं तो यार ये ना फिक्स करते रहते हैं, तो ये चीज़ मुझे सही लगी। 6 महीने में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए, और एंड्रॉयड 14 के बाद भी मैंने 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं, तो ये चीज़ें सही है कि iQOO और Vivo वाले यार फटाफट अपडेट्स के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। बट ओवरऑल एंड्रॉयड 14 के बाद फोन और ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड 13 और FunTouch OS 13। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस तो सही है, बट कभी कभी जिटर वगैरह हल्के फुल्के आते हैं, बट पहले से इंप्रूव हो चुके हैं, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रही बात यहाँ पे कैमरे की, तो कैमरा का क्या हाल है, देखो सारे स्पेक्स यहाँ पे कैमरे के रीड कर लेना। और हाँ, तो आपके लिए मैं iQOO G9 के साथ भी इसका कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूं, तो आपको ना बेटर आइडिया लग जाएगा कि आप 2000 एक्स्ट्रा पे करते हो तो G7 Pro का कैमरा कैसा है, या कम पे करते हो तो G9 का कैमरा कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, जो मैं आपको मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल शॉट हमने लिए तो G9 के अंदर हल्की सी रेड स्टोन आ रही थी, जबकि G7 के अंदर ऐसी नहीं थी। हाँ, डायनेमिक रेंज दोनों की अच्छी थी, और आउटडोर में भी कुछ हमने शॉट ट्राई किए तो वहाँ पे कलर साइंस दोनों का भी सही था। हाँ, पोर्ट्रेट मोड भी हमने ट्राई किया अपोजिट टू लाइट, तो यहाँ पे G7 बेटर परफॉर्म कर रहा था। बाकी G9 के अंदर 2x पोर्ट्रेट मिलता है, उसका बेनिफिट रहेगा, बट G7 के अंदर 2x पोर्ट्रेट नहीं है। आउटडोर में भी हमने कुछ पोर्ट्रेट मोड को ट्राई किया तो एज डिटेक्शन दोनों के अंदर थोड़ा सा मिस होता है, लाइट जब लो लाइट होती है तो। हाँ, उसके बाद 2x पोर्ट्रेट का यार G9 के अंदर बहुत ही अच्छे से आप उपयोग कर सकते हो, मस्त मस्त आउटडोर में फोटोज़ ले सकते हो। अपोजिट टू लाइट हमने भी कुछ फोटोज़ ट्राई किए थे, किसके बेटर लग रहे हैं आप जरूर कमेंट कर सकते हो। G9 के अंदर ऐसा कुछ पोर्ट्रेट मोड है, और G9 के अंदर जो 2x वाला है वो मेरा यार फेवरेट है, जो यार G7 के अंदर देखने को नहीं मिलता। G7 के अंदर नॉर्मल पोर्ट्रेट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी रही बात सेल्फी की, दोनों के अंदर सही आती है, कलर ट्यूनिंग वगैरह सही है, एज डिडक्शन वगैरह सेल्फी के अंदर सही होता है। और लो लाइट में मुझे G7 Pro बेटर लगा। G9 के अंदर ज़्यादा लाइट कैप्चर होती है, बट डिटेल ज़्यादा G7 Pro के अंदर होती है।
रही बात हाई मेगापिक्सल की, तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही डिटेल्स देखने मिलती है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वीडियो के अंदर 4K 30 fps देखने मिलता है और वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4K के अंदर स्टेबलाइजेशन दोनों के अंदर देखने मिलता है। रही बात 1080 पे 30 fps की, तो हाँ G7 Pro के अंदर स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा नहीं है, ना G9 के अंदर भी है, बट G7 Pro के अंदर बहुत ही एवरेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद बड़ा कन्फ्यूजन होगा आपका कि बैटरी लाइफ का क्या हाल है एंड्रॉयड 14 के बाद। देखो एंड्रॉयड 13 में ना मैंने चीज़ें नोटिस की थी कि इसकी बैटरी लाइफ मुझे बहुत बेटर मिल रही थी, और हाँ 4600 mAh की बैटरी है और iQOO G9 के अंदर 5000 mAh की बैटरी आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना ये जो प्रोसेसर है ना ये बैटरी को ज़्यादा सेव करता है क्योंकि 4nm वाला प्रोसेसर है, बैटरी के ज़्यादा कंजम्पशन इसके अंदर नहीं है। बट फिर भी एंड्रॉयड 14 के बाद मुझे कहीं ना कहीं इसका बैटरी लाइफ ना पहले से आधे घंटे से मुझे कम मिल रहा है, आधे या 45 मिनट्स आप पकड़ के चलो, अभी लगभग 6 आवर 41 मिनट्स के आसपास मिल रहा है। मतलब ये भी सही है, एक दिन तो आराम से निकल जाता है। बट जो iQOO G9 है ना ये लगभग 7 घंटे के ऊपर आराम से जाता है। कैसे भी फ़ोन को आप यूज़ करो, हेवी या गेमिंग के साथ वगैरह करते हो तो थोड़ा कम मिलेगा, बट हाँ आप एक मीडियम यूज़र हो तो आपको G9 आराम से 7 घंटे के ऊपर देगा। बट ये लगभग अभी इसका बैटरी लाइफ 6 to 7 घंटे के बीच में ही मिल रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, पहले लगभग 7.5-8 घंटे के आसपास भी G7 Pro जाता था, बट आज के टाइम पे मुझे 7 घंटे के अंदर ही मिल रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, स्टिल बोल सकता हूँ कि बैटरी लाइफ सही है, इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं G9 से कंपेयर करते हो तो थोड़ी कम है। बाकी हाँ यार ये 66 वैट के फास्ट चार्जर के साथ आता है तो लगभग 50 से 53 मिनट्स लगाता है फुल चार्ज होने में, जबकि G9 जो है वो आता है 44 वैट के चार्जर के साथ, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 70 to 80 मिनट्स लग जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ है कि बैटरी लाइफ हाँ कैपेसिटी में कम है बट फास्ट भी चार्ज हो जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें है। सो फाइनल 6 महीने के बाद क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखो मैं सब कुछ सम अप करके आपको बता देता हूँ कि ये फ़ोन लेने लायक है कि नहीं, या अदर फ़ोन चूज़ करना चाहिए जैसे कि G9 हो गया। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊँ तो हाँ कैमराज भी इसके अच्छे हैं, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा स्लिम देखने मिलती है, लाइट वेट है 175 ग्राम का, और डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है। और G9 के साथ भी कंपेयर करते हो तो हाँ उसमें थोड़े बेजल्स आते हैं, बट इसमें बेजल्स वगैरह ना के बराबर देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे अपग्रेड है। हाँ उसके साथ रही बात परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने मिलती है। और रही बात बैटरी लाइफ की, तो हाँ G9 के साथ कंपेयर करते हो तो थोड़ी सी कम मिल सकती है, बट इसमें डाउनग्रेड आता है कि सिंगल स्पीकर देखने मिलता है, तो इसको आप झेल सकते हो ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि 22,000 के हिसाब से अभी भी ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। G7 Pro हो गया या Vivo का T2 Pro हो गया, ये दोनों भी फ़ोन सेम ही है, बिल्कुल इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। और ये आपको अभी भी 22,000 के आसपास मिल रहा हो या उससे कम मिल रहा हो, मैं स्टिल बोल सकता हूँ कि ये बेस्ट डील है 22,000 के हिसाब से। हाँ आपका बजट इतना नहीं है और आपको कम बजट में इसकी जैसी परफॉर्मेंस चाहिए, इससे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो G9 भी वैल्यू फॉर मनी है 18,000 के आसपास। बट आप बजट को बढ़ा सकते हो, तो आप 2,000 एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा और उसके साथ साथ और बेटर डिज़ाइन मिलेगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे G9 भी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है, उसको भी आप देख सकते हो, बट यही कहना था एट द एंड 22,000 पे कर रहे हो तो ये भी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। ऐसा कुछ हमारा रिव्यू था आफ्टर 6 महीने के बाद। तो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कर सकते हो, और ऐसे अपने स्टाइल में आपको और कौन से फ़ोन का रिव्यू चाहिए वो भी जरूर कमेंट कर लेना। बाकी हाँ यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका कोई भी फीडबैक हो वो नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।